लालच, इच्छा, नफरत, ये ऐसे हथियार हैं जो बहुत ही खतरनाक तरीके से पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए चैप्टर लेकर के आए हैं, वो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है, जो कि क्लास 10th का है। तो चलिए चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। हेलो, आई एम शब्बू अंसारी एंड वेलकम बैक टू वायरस एजुकेशन सेंटर। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर जो आज का हमारा चैप्टर है फायर एंड आइस, ये रॉबर्ट फ्रस्ट की एक पोयम है जो कि 10th क्लास में है। इसकी एक्सप्लेनेशन और कंप्लीट एक्सरसाइज इसकी देखने वाले हैं हम। तो इस लेक्चर के एंड तक आप बने रहिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है और इसकी एक्सरसाइज जो है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से और इजी तरीके से हम इसकी एक्सप्लेनेशन को समझने वाले हैं। तो चलिए इसकी जो एक्सप्लेनेशन है पहले हम वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम एक्सरसाइज देखेंगे इसकी। फायर एंड आइस। फायर क्या होता है? आग, जो कि सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आइस किसे कहते हैं? बर्फ को। ठीक है, आग और बर्फ। टाइटल है, बहुत ही अच्छा टाइटल है। अब टाइटल ये इस पोएट ने क्यों रखा है, वो जब ये हम पोयम समझेंगे तो टाइटल भी हमारी समझ में आ जाएगा किस लिए फायर एंड आइस इस पोयम को ये टाइटल दिया गया है। तो चलिए पहले पोयम हम समझ लेते हैं। ठीक है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ कहते हैं कि ये दुनिया आग से खत्म हो जाएगी और कुछ कहते हैं बर्फ से खत्म हो जाएगी। फ्रॉम what आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। जहाँ तक मुझे इच्छा का अनुभव हुआ है, मतलब जहाँ से मुझे इच्छा मिली है, डिज़ायर का मैंने जाना है डिज़ायर के बारे में, तो मैं उन लोगों के साथ हूँ जो फायर के फेवर में हैं। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये दुनिया आग से ख़त्म होगी, तो मैं उन लोगों के फेवर में हूँ, उन लोगों की तरफ हूँ। बट इफ़ it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great. लेकिन अगर इसको दूसरी बार खत्म होना पड़े, इसको खत्म होना पड़े इस दुनिया को, अगर ये दुनिया दूसरी बार खत्म होती है, तो जहाँ तक मैं नफ़रत के बारे में भी काफ़ी जानता हूँ और मुझे लगता है कि बर्फ़ भी दुनिया को खत्म कर सकती है। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। एंड वुड सफाइस, और ये पर्याप्त भी है। अब कुछ हद तक पोयम आपकी समझ में नहीं आई होगी, लेकिन अभी हम जो समझेंगे इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे और बहुत ही आसानी से इसको समझेंगे इस पोयम में पोएट ने क्या कहने की कोशिश की है। तो ये देखिए, फायर को यहाँ पर पोएट ने रिप्रेजेंट किया है डिजायर से, ग्रीड से, इच्छा और लालच। ठीक है, और जो आइस है, आइस को रिप्रेजेंट किया है पोएट ने हेट से, यानी कि नफरत। ठीक है, तो पोएट का कहने का मतलब है यहाँ पर कि लालच और इच्छा, आई मीन ग्रीड और डिजायर जो है, इतने खतरनाक हथियार होते हैं कि इनसे दुनिया खत्म हो सकती है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आइस से दुनिया खत्म हो सकती है। आइस मतलब यहाँ पर पोएट ने बताया है हेट। ठीक है, आइस स्टैंड फॉर हेट। तो हेट भी इतना खतरनाक हथियार है। इट इज ऑल्सो अ डेंजरस वीपन विच कैन डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पर फायर यानी कि डिजायर और ग्रीड, आइज यानी कि हेट, ये बहुत ही ज़्यादा हमें इस पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल जाती हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं हम कि किस तरह से। पहले हम फायर समझते हैं, फिर उसके बाद में हम आइस समझेंगे। ठीक है, पोएट ने इतने अच्छे तरीके से इस पोएम को लिखा है, तो इसको हम भी अच्छी तरीके से ही समझेंगे। पहले हम फायर समझते हैं। फायर यानी कि ग्रीड और डिज़ायर। तो किस तरह से ग्रीड और डिज़ायर से ये दुनिया खत्म हो सकती है, वो हम समझते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए, ये तीन बड़ी बड़ी हस्तियां आपके सामने नजर आ रही हैं। ठीक है, कौन नहीं जानता है इनको? दिस इज शाहरुख शाहरुख खान, अक्षय कुमार एंड अजय देवगन। ठीक है, ये ऐसी हस्तियां हैं कि इनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ना तो इनके पास पैसे की कमी है, ना ही इनके पास शोहरत की कमी है। दौलत, शोहरत,
दोनों काफ़ी हैं इन लोगों के पास में, लेकिन फिर भी इनका ग्रीड इतना बड़ा है, इनकी डिज़ायर इतनी बड़ी है कि 2-4 करोड़ के लिए ये इस तरीके के खतरनाक ऐड चलाते हैं। ये देखिए क्या है, विमल बोलो जुबान केसरी। ये किस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? जो न्यू जनरेशन है उनकी हेल्थ को ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इनके फॉलोवर्स इनको देखते हैं, इनके ऐड देखते हैं और उनको लगता है कि ये लोग विमल खाते हैं, केसरी जुबान बोलते हैं, तो हमें भी विमल खाना चाहिए और अगर हम विमल खाएंगे, ठीक है, गुटखा खाएंगे तो हम भी इनकी तरह सक्सेसफुल हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। तो इन लोगों की वजह से न्यू जनरेशन की हेल्थ डिस्ट्रॉय हो रही है, हेल्थ डिस्ट्रॉय हो रही है, यानी कि यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, दुनिया खत्म हो रही है। कैंसर से आपने देखा होगा लाखों लोग हर साल कैंसर से मारे जा रहे हैं। आप हॉस्पिटल्स में जाकर के देखिए, कैंसर के पेशेंट्स की भीड़ लगी हुई होती है, लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं। किसी के माउथ में कैंसर हो रहा है, ठीक है, किसी कहीं कैंसर हो रहा है, लंग्स में कैंसर, किडनी में कैंसर। तो कैंसर के बहुत सारे पेशेंट्स आपको देखने को मिलते होंगे। किसकी वजह से? ये इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट ये प्रमोट करते हैं कैंसर के पेशेंट्स को और ज़्यादा कैंसर होने के लिए, ठीक है? उनको ये इंस्पायर करते हैं, इनसे इंस्पायर होकर के लोग इस तरीके की चीज़ें खाते हैं। तो यहाँ क्या है? डिज़ायर, इनका डिज़ायर, इनके डिज़ायर की वजह से क्या हुआ? डिस्ट्रक्शन हुआ। बात समझ में आई? सो यहाँ पर पोएट ने क्या, फायर कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, सो इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। थोड़ा और देखते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, ये दो बड़ी हस्तियां, दिस इज कपिल शर्मा एंड हमारे भाईजान हो गए सलमान भाई। तो कपिल शर्मा की अगर हम बात करें फाइनेंशियल की, तो ये एक एपिसोड का लगभग 100 करोड़ तक चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। और हमारे भाईजान जो हैं ये भी 70 to 80 करोड़ एक मूवी का चार्ज कर लेते हैं। तो इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी 1-2 करोड़ अगर इनको मिलता है तो इस तरीके की ये गेम प्रमोट करने के लिए लग जाते हैं। इनकी डिज़ायर, ठीक है, इनका ग्रीड इतना है, लालच है, इच्छा है इनके अंदर कि हमारे पास और पैसा आए। और ये नहीं सोचते कि ये जो हम 1-2 करोड़ ले रहे हैं, जिसकी वजह से हम इस तरीके के गेम्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो इन गेम्स की वजह से जो न्यू जनरेशन है, छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं, वो ये गेम खेलने के लिए लग जाते हैं, इसमें अपना पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं और हार जाते हैं। किसी ने 1 रुपया डाला, सपोज उसने 1 रुपये से 2 रुपया बना लिया, फिर उसके मन में लालच बन जाता है, वो सोचता है कि अब मैं 1 लाख डालूंगा तो 2 लाख बन जाएंगे मेरे। तो इस तरह से उसका वो फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो यहाँ पर फाइनेंशियली डिस्ट्रक्शन चल रहा है, किसकी वजह से? ग्रीड की वजह से, ठीक है। सो यहाँ ग्रीड क्या कर रहा है? डिस्ट्रक्शन कर रहा है। सो फायर कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसको देखिए। ये करंट सिचुएशन है इस वक्त सूडान की। सूडान में सिविल वॉर चल रहा है। किसकी वजह से वॉर चल रहा है? आप लोगों को पता होगा। वहाँ बड़ी बड़ी गोल्ड माइंस आपको देखने को मिलेंगी अगर आप जाओगे तो वो गोल्ड माइंस पर अपना कंट्रोल करने के लिए अलग अलग कम्युनिटीज वहाँ पर लड़ रही हैं, एक दूसरे का कत्ल कर रही हैं। लाखों लोग अब तक वहाँ पर मारे जा चुके हैं। तो हर बंदे के दिल में यही ख्वाहिश है कि ये गोल्ड माइन मेरी हो जाए। तो क्या है? ये डिजायर है, ग्रीड है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बन गया? सिविल वॉर बन गया, खून खराबा, हर कहीं लाशें ही लाशें नजर आने लगी हैं। तो ग्रीड की वजह से खत्म हो रही है दुनिया, ठीक है, दुनिया का छोटा हिस्सा है। अब ऐसे किस्से आपको पूरे वर्ल्ड के हर कोने में नजर आएंगे। कहीं किसी तरीके का ग्रीड आपको देखने को मिलेगा, कहीं किसी तरीके का ग्रीड आपको देखने को मिलेगा। तो पोएट ने जो कहा है कि फायर वर्ल्ड को एंड कर सकती है, फायर स्टैंड फॉर ग्रीड एंड डिजायर, सो ग्रीड एंड डिजायर पूरे वर्ल्ड को एंड कर सकते हैं, ये पोएट ने कहा है। तो पोएट ने ये गलत नहीं कहा, ये बिल्कुल सही है। ओके, एक एग्जाम्पल हम और देखेंगे अभी इसका। यहां देखिए, ये हमारे गोरे चचा को कौन नहीं जानता है, ठीक है, गोरे चचा। इनका डिजायर तो बहुत ही बड़ा है। इनके डिजायर से तो पूरा वर्ल्ड जो है वो तहस नहस हो रखा है। इनका डिजायर क्या है? इनका ग्रीड, डिजायर, हेट रेट।
आई मीन फायर और आइस इनके दोनों घुसे पड़े हैं इनके यहाँ मगज में, दोनों चीजें इनके अंदर हमें देखने को मिलती हैं। ग्रीड क्या है इनका, ग्रीड की वजह से ये हेटरेड भी फैलाते हैं, ठीक है, हेटरेड इस लेवल पर फैलाते हैं, अलग अलग कंट्रीज को आपस में लड़ा देते हैं, उनके बीच में नफरत फैला करके अपना डिजायर पूरा करने के लिए, अपना ग्रीड पूरा करने के लिए। जो सबसे बड़ा ग्रीड है इनका वो ये है दैट ही वांट्स टू कंट्रोल द ऑल ऑयल रिसोर्सेज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऑयल रिसोर्सेज हैं उन सब पर हमारे इन चचा की नजर है, और इनकी उस काली नजर की वजह से पूरे वर्ल्ड में हेट्रेड हमें देखने को मिल जाती है। एक कंट्री दूसरी कंट्री की दुश्मन बनी हुई है, एक पड़ोसी देश दूसरे पड़ोसी देश का फ्रेंड नहीं है, दोस्त नहीं है, उनके रिलेशन खराब हुए पड़े हैं सिर्फ इनके ग्रीड की वजह से। ये नहीं चाहते कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ खड़ी हो, आपस में मिलजुल करके जो भी उनकी ट्रेडिंग है, बिजनेसेस हैं वो करें आपस में मिलजुल करके, ये नहीं मिलने देते किसी को। ऑयल रिसोर्सेज पे इनकी नज़र रहती है, अगर खुदा ना खास्ता हमारे इस छोटे से गांव में कहीं पर ऑयल निकल आए, ठीक है, क्रूड ऑयल निकल आए, तो ये वहाँ से नज़र मारेंगे और सोचेंगे कि ये क्रूड ऑयल इंडिया में निकला है तो इस पर मेरा कंट्रोल होना चाहिए, ये वहाँ से दावा ठोकने लगेंगे। तो इनकी क्या है, ये ग्रीड है, ग्रीड की वजह से इन्होंने जगह जगह पर वॉर क्रिएट कर रखा है। आपने देखा होगा ईरान, ठीक है, ईरान के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, वहाँ पर क्या कर रखा है इन्होंने, उसके ऑयल रिसोर्सेज पे बैन लगा रखा है, बैन इतना लगा दिया है कि उस के ऑयल को कोई भी कंट्री सीधे सीधे नहीं खरीद सकती। इंडिया भी उसके ऑयल को सीधे सीधे नहीं ले सकती। इंडिया किससे ऑयल लेती है, रशिया से खरीदती है, ठीक है, रशिया किससे खरीदता है, रशिया उसी से ले लेता है, तो डायरेक्ट नहीं लेती है, चाइना उससे ले लेता है डायरेक्ट, क्योंकि चाइना जो है इससे नहीं डरता है, चाइना सीधे बिजनेस कर लेता है, उससे किसी से भी बिजनेस कर लेता है, वो किसी के दबाव में नहीं रहता है। तो उसके ऑयल इसके कंट्रोल में नहीं आए, ठीक है, ऑयल रिसोर्सेज कंट्रोल में नहीं है इसके, तो इसने क्या कर दिया, उस पर बैन लगा दिया। कई सारी कंट्रीज हैं जिन पे इसने बैन लगा रखा है, तो क्या है इसका, ये ग्रीड है, लालच है, जिसकी वजह से इसने हेटरेट भी फैला रखी है, यानी फायर और आइस दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। तो ये दोनों चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो अब मुझे लगता है कि ये पोयम आपके कुछ कुछ समझ में आ रही होगी कि पोएट ने यहाँ क्या समझाने की कोशिश की है। पोएट ने कहा है, कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया आग से खत्म हो जाएगी, सम पीपल से दैट दिस वर्ल्ड विल एंड विद फायर एंड सम से विद आइस। फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, डिजायर, एंड आइस स्टैंड फॉर हेट्रेड। तो पोएट यहाँ पर साफ साफ ये कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया लालच और इच्छा यानी ग्रीड और डिजायर की वजह से खत्म होगी, और कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया हेटरेड यानी कि नफरत की वजह से खत्म होगी। तो मैं उन लोगों के साथ हूँ जो कहते हैं कि ये दुनिया ग्रीड डिजायर की वजह से खत्म होगी, लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये दुनिया हेटरेट से भी खत्म हो सकती है, यानी नफरत इतनी ज्यादा है कि नफरत से भी ये दुनिया खत्म हो सकती है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, ठीक है, नफरत से भी ये दुनिया खत्म हो सकती है, क्योंकि नफरत भी दुनिया को खत्म करने के लिए काफी है इस पूरे वर्ल्ड में। ओके, सो ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी इस पोएम की। अब हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद में जो इस चैप्टर में क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। सेंट्रल आइडिया मीन्स समरी ऑफ द पोएम। ओके, तो समरी क्या है इस पोएम की, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, और यू कैन से व्हाट इज द समरी ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा, सेंट्रल आइडिया भी आता है, फायर एंड आइस भी आता है। तो मतलब सेंट्रल आइडिया और समरी दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो जो आए आपको यही लिखना है, इसी तरीके से लिखना है। तो ये क्या है, अब समरी आपके समझ में आ गई, सेंट्रल आइडिया आपके समझ में आ गया, तो आप आसानी से लिख सकते हैं, द पोएम एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट द वर्ल्ड में एंड एदर इन फायर और इन आइस, ठीक है। किसके आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है, ये पोएम किसके आइडिया को एक्सप्रेस कर रही है कि ये दुनिया जो है या तो आग में खत्म होगी या फिर बर्फ में खत्म होगी। ओके, फर्स्ट यूजेस दीज एलिमेंट्स एज सिंबल्स, ठीक है। फर्स्ट ने ये फायर और आइस जो यूज किया, ये सिंबल के तौर पे यूज किया है, मतलब पोएट का मतलब ये नहीं है कि आग लगेगी, ठीक है, या ज़मीन से आग निकलेगी या आसमान से आग
नीचे गिरेगी तो उस वाली आग से, जो ओरिजिनल वाली फायर है, उससे ये दुनिया खत्म होगी। उसने ये नहीं कहा है। उसने जो फायर और आइस इस चैप्टर में लिया है तो वो सिंबल के तौर पे लिया है, ठीक है। फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, ग्रीड, एंगर, लस्ट, while ice stands for hatred, indifference, cold feelings। ओके, सो यहाँ आपको समझ में आ गया किस तरीके के सिंबल के तौर पे यूज किया है। फायर को डिजायर, ग्रीड, एंगर, लस्ट, और आइस को किसके लिए यूज किया है, हेट्रेड, इंडिफरेंस, कोल्ड फीलिंग्स, ठीक है। द पोएट बिलीव्स दैट ह्यूमन इमोशंस आर सो स्ट्रॉन्ग एंड डिस्ट्रक्टिव दैट दे कैन ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। पोएट ने यहाँ पर क्या बताया कि ह्यूमन इमोशंस जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं पूरी दुनिया को। दस अनचेक्ड डिजायर और हेट्रेड कैन बोथ डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी। ओके, डिजायर और हेट्रेड जो है वो दोनों ही पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर सकती हैं, डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। ओके, ये तो समरी हो गई। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं हम। ओके, इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज फायर सिंबलाइज इन द पोएम। फायर किसको सिंबलाइज करता है, ये अभी हमने समझा है एग्जांपल्स में, ठीक है। फायर किसको सिंबलाइज करता है, ग्रीड, डिजायर, ठीक है, और भी कई सारे वर्ड्स हैं वो भी आप देख लीजिए। इन द पोएम फायर सिंबलाइजेस इंटेंस ह्यूमन डिजायर सच एज ग्रीड, लस्ट, एम्बिशन एंड एंगर। These emotions grow uncontrollably and can lead to the destruction of individuals and society। ओके, सो ये जो सिंबल्स हैं, ठीक है, फायर जिन जिन चीज़ों को सिंबलाइज कर रहा है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये ऐसे इमोशंस हैं जो पूरी सोसाइटी का, पूरी ह्यूमैनिटी का डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया आपका, समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आई सिंबलाइज इन द पोएम। आइस किसको सिंबलाइज करता है, ये भी अभी हमने एग्जांपल के तौर पे समझा है, ठीक है। आइस किसको सिंबलाइज करता है, आइस सिंबलाइजेस हेट्रेड, कोल्डनेस, इंटेंसिटी एंड इंडिफरेंस अमंग पीपल, ठीक है, लोगों के बीच में। ये सारी चीजें हैं, हेट्रेड है, कोल्डनेस है, इंटेंसिटी है एंड इंडिफरेंस है। ये सारी चीजें किस किस चीज से रिप्रेजेंट की है यहाँ पर पोएट ने, आइस से। दीज इमोशंस फ्रीज रिलेशनशिप्स, ये ऐसे इमोशंस हैं, हेट्रेड है, ठीक है, कोल्डनेस हो गई, इंटेंसिटिविटी हो गई एंड इंडिफरेंस हो गई। ये ऐसे इमोशंस हैं जो लोगों के रिलेशनशिप को फ्रीज कर देते हैं, रिलेशनशिप में दरारें पैदा कर देते हैं। अगर किसी के दिल में नफरत भर गई तो वो सामने वाले की शक्ल, जो सूरत होती है, वो भी देखना पसंद नहीं करता है, ठीक है। हमारे हिंदुस्तान में कितनी ज़्यादा नफरत है आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से किस तरह से नफरत करती है, और ये नफरत कौन लोग फैला रहे हैं ये भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। ये चंद पॉलिटिशियंस होते हैं जो आम जनता को चैन से नहीं रहने देते। इनकी इस हेट्रेड की वजह से, इनकी इस आइस की वजह से पूरी कंट्री जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है, लेकिन इनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इन्हें सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स बनाए रखनी होती है। तो आइस सिंबलाइज करता है किन चीज़ों को, वो आपने यहाँ पर देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाई डज द पोएट थिंक दैट फायर विल बी इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। पोएट ऐसा क्यों सोचता है कि फायर जो है वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। सो फायर क्यों है काफ़ी, फायर कौन सी वाली फायर, अभी आपको बताया था, फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, डिजायर। ओके, so the poet has experienced some emotions like desire and greed, and he believes they are powerful enough to cause destruction। पोएट यहाँ पर कहता है कि ये डिज़ायर और ग्रीड ऐसे इमोशंस हैं कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, और इनके इतने ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ह्यूमन डिज़ायर्स कैन लीड टू वॉर्स। ह्यूमन डिज़ायर वॉर को लीड करती है, ठीक है। ह्यूमन डिज़ायर की वजह से वॉर होने लगते हैं। अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ये किसकी वजह से हुआ, डिज़ायर की वजह से, ग्रीड की वजह से, ठीक है। आप उसकी पूरी डिटेल जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ पर ग्रीड ही था, यहाँ डिज़ायर ही था, जिसकी वजह से इतने बड़े लेवल पर वॉर हुआ। और थर्ड
वर्ल्ड वॉर जो है वो भी बिल्कुल लबों पर ही है, वो भी समझ लो होने ही वाला है, आज शुरू हो जाए या कल शुरू हो जाए कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, इस तरह के हालात बने हुए हैं, किसकी वजह से? ये ग्रीड और डिजायर की वजह से। सो फायर विल बी इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, पोएट ऐसा कहता है। क्यों कहता है? वो चीजें आपने यहाँ पर समझ ली, क्योंकि ये इतने ज्यादा पावरफुल हैं। ह्यूमन डिजायर कैन लीड टू वॉर, ह्यूमन डिजायर किसको क्रिएट कर सकता है? वॉर को। ठीक है, वायोलेंस एंड डिजास्टर्स, विच इज वाई ही थिंक्स फायर यानी डिजायर अलोन कुड एंड द वर्ल्ड। इसीलिए पोएट कहता है कि जो फायर है, फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, वो अकेला पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। यहां क्या मतलब है पोएट का जब उसने कहा कि अगर दुनिया को दूसरी बार खत्म होना पड़ा? ये इस बात से क्या मतलब है पोएट का, क्यों कहा उसने ऐसा? ठीक है, दुनिया बार बार खत्म थोड़ी होगी, एक बार खत्म होगी, एक बार खत्म हो गई, फिर हो गई खत्म, दोबारा फिर बनेगी, फिर खत्म होगी। लेकिन अगर दुनिया दूसरी बार खत्म हुई तो क्या होगा? ऐसा पोएट ने क्यों क्यों कहा? द पोएट इमेजिन्स दैट इफ द वर्ल्ड हैड टू बी डिस्ट्रॉयड, पोएट ने ऐसा इमेजिन किया कि अगर वर्ल्ड को दूसरी बार डिस्ट्रॉय होना पड़ा, then ice यानी hatred would be equally capable of bringing that destruction। तो जो आइस है, आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड, वो भी इक्वली कैपेबल होगी डिस्ट्रक्शन लाने के लिए। ठीक है, दुनिया को बर्बाद करने के। इक्वली किसके कैपेबल होगी? फायर के। फायर मींस डिजायर एंड ग्रीड। ओके, उसके इक्वली कैपेबल होगी। इट मींस दैट बोथ डिजायर एंड हेट्रेड आर इक्वली डेंजरस। ठीक है, डिजायर और हेट्रेड इक्वली डेंजरस हैं, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन आइस डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड? आइस कैसे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अकॉर्डिंग? ओके, सो ये चीज भी आपने समझी, अभी एक्सप्लेनेशन में हमने समझ ली है ये सारी चीजें। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर भी आपके समझ में आ जाएगा आसानी से। आइस सिंबलाइजेस हेट्रेड, किसको सिंबलाइज करता है? आइस हेट्रेड को। एंड कोल्डनेस ऑफ हार्ट, ठीक है, हार्ट की कोल्डनेस को सिंबलाइज करता है। When people stop caring for one another and become indifferent, society gradually collapse। ठीक है, जब लोग एक दूसरे की देखभाल करना बंद कर देते हैं, इंडिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है, अलग थलग हो जाते हैं, तो सोसाइटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ठीक है, सोशलिज्म खत्म होने लगता है। Thus the poet believes that hatred can slowly destroy humanity। तो इसीलिए पोएट कहता है कि हेटरेट जो है वो पूरी कम्युनिटी को धीरे धीरे खत्म कर सकती है, धीरे धीरे खत्म कर ही देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ओके, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? सो राइम स्कीम हम इसकी समझ लेते हैं, पोएम की राइम स्कीम क्या है। राइम स्कीम देखिए यहाँ पर पोएम की, यहाँ देखिए जैसे ये फायर है, ठीक है, फर्स्ट लाइन, दिस इज फर्स्ट लाइन, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो ये फर्स्ट लाइन हो गई। तो फर्स्ट लाइन में जो लास्ट वर्ड है फायर, फायर को हमने ए बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आइस, लास्ट वर्ड क्या है सेकंड लाइन का? आइस, इसको हमने बोल दिया बी। ठीक है, अब यहाँ देखिए थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है डिजायर। डिजायर किसकी तरह साउंड कर रहा है? फायर की तरह। ठीक है, फायर डिजायर, तो फायर को हमने ए बोला है, तो डिजायर को भी हम यहाँ पर ए बोलेंगे। ओके, फिर थर्ड लाइन फोर्थ लाइन देखते हैं हम इसकी, फायर। अब ये फायर, फायर ये भी फर्स्ट लाइन की तरह साउंड कर रहा है। ओके, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? ए। नेक्स्ट लाइन आ गई इसकी ट्वाइस। ट्वाइस देखिए किसकी तरह साउंड कर रहा है? सेकंड लाइन वाले वर्ड की तरह, आइस। ठीक है, आइस को हमने क्या बोला? बी। तो ट्वाइस को हम क्या बोलेंगे? बी, सेम साउंड वाले वर्ड को। ठीक है, उसके बाद में देखिए हेट, हेट किसी के साथ साउंड कर रहा है? किसी की तरह नहीं कर रहा है, तो इसको हम यहाँ पर बोल देते हैं सी। उसके बाद में आइस, आइस किसकी तरह साउंड कर रहा है? देखो सेकंड वाले की तरह, इसको बी बोला है हमने, तो इस यहाँ पर इसको भी हम बी बोलेंगे। ठीक है, ग्रेट, ग्रेट किसकी तरह साउंड कर रहा है? हेट की तरह। हेट को क्या बोला है हमने? सी,
सो ग्रेट को भी हम क्या बोलेंगे, सी। ओके, सफाइस, सफाइस, आइस, आइस क्या बोला है हमने, बी, तो सफाइस को भी क्या बोलेंगे हम, बी। सो इसका राइम स्कीम देखो क्या हो गया, ए बी, ए बी सी बी, ये राइम स्कीम हो गया इसका। तो इसको हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ठीक है, ए बी, ए बी सी बी। तो राइम स्कीम बहुत ही सिंपल है इसका, इस तरीके से राइम स्कीम इसका बनाते हैं। अगर आप लोग रटते भी नहीं है तो आपको समझ में आना चाहिए किस तरह से हम राइम स्कीम बनाते हैं। तो इस तरह से राइम स्कीम बना करके आप लिख सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, राइम स्कीम हमने देख लिया इसका। अब आपके राइम स्कीम समझ में आ जाएगा। तो राइम स्कीम, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, द राइम स्कीम इज ए बी सी बी, ये राइम स्कीम था पोएम का। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन द पोएम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ठीक है, कौन सी पोएटिक डिवाइसेस थी जो पोएम में यूज की गई थी, डिवाइसेस। अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ वर्ड्स की बात कर रहे हैं। ओके, सो वर्ड्स को, कौन कौन से वर्ड्स को यहाँ पर यूज किया गया है डिवाइसेस के तौर पर। यहाँ पर देखिए सिंबोलिज्म, यहाँ पर सिंबोलिज्म का यूज किया गया है सिंबलाइज करने के लिए, जैसे फायर एंड आइस। तो फायर यहाँ पर रखा गया है, रियल फायर को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं रखा गया है, फायर सिंबोलिज्म के तौर पे रखा गया है, ठीक है, मेटाफोर के तौर पे रखा गया है। तो फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, ठीक है, सिंबोलिज्म यहाँ पर बन गया, फायर सिंबलाइजेस डिजायर, आइस सिंबलाइजेस हेट्रेड, तो सिंबोलिज्म बन गया यहाँ पर, ठीक है। ये डिवाइस हो गई इसकी। इमेजरी, द पोएट क्रिएट्स क्लियर पिक्चर्स ऑफ हीट एंड कोल्ड टू रिप्रेजेंट इमोशंस। यहाँ पर इमेजरी पोएट ने यहाँ पर दिखाई है, एक क्लियर पिक्चर बना करके दिखाई है, किसकी, हीट और कोल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, इमोशन रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, एक क्लियर पिक्चर बना करके दिखाई। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन हमने पिछली पोएम में भी बताया था कि सेम साउंड वाले जो वर्ड रिपीट होते हैं, ठीक है, या सेम कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है एक ही लाइन में, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एलिट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, एग्जाम्पल सम से। अब यहाँ पर देखिए सम से, इसमें रिपीटिशन हो रहा है, यहाँ ये सम एस से स्टार्ट हो रहा है, से भी एस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एस ये कॉन्सोनेंट है, इसका रिपीटिशन हो रहा है, तो रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन। ओके, पैराडॉक्स, अब यहाँ पैराडॉक्स जो है वो नई चीज आई है इस पोएम में, पिछली पोएम में ये नहीं थी, उसको हम देख लेते हैं। पैराडॉक्स क्या होता है, पैराडॉक्स इज द आइडिया दैट बोथ फायर एंड आइस कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, ठीक है। पैराडॉक्स क्या है, पैराडॉक्स इज द आइडिया दैट बोथ फायर एंड आइस कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, सीम्स कंट्राडिक्टरी बट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमोशंस, ठीक है। कंट्राडिक्टरी हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन जो पोयम में कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, इमोशंस का, उसके हिसाब से ये सही है। ओके, सो ये पोएटिक डिवाइसेस समझ में आ गई आपके। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। ये आपके पोयम के अंदर जो क्वेश्चन है, देयर आर 3 क्वेश्चंस इन दिस पोयम। इससे पहले जो हम क्वेश्चंस देख रहे थे वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में आते हैं, पोयम में नीचे चैप्टर में आपके दिए हुए नहीं हैं, तो वो क्वेश्चंस आपको देखने ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आपको लगता है जब पेपर आपके हाथ में आता है तो आप ये सोचते हो कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये तो चैप्टर में है ही नहीं क्वेश्चन, ये कहाँ से आ गया, ये बाहर से आ गया। तो बाहर से कहीं से कुछ नहीं होता है, सब आपकी बुक से ही होता है। बस कुछ क्वेश्चंस ऐसे बना करके दे दिए जाते हैं उसी चैप्टर के, जो आपके चैप्टर में होते नहीं है, लेकिन वो आपको समझने चाहिए। अगर आप चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वो बना करके देते हैं, आपके समझ में आएगा और उसका आंसर भी आप दे दोगे। तो क्वेश्चन आप समझ में तभी आएगा आपके जब आप चैप्टर अच्छी तरह से समझोगे, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। ओके, इसीलिए हमने एक्सप्लेनेशन में इतना टाइम लिया और अच्छी तरह से आपको समझाएं। अब यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस हैं, तो उसका पहला देख लेते हैं हम। देयर आर मैनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे, हैव यू एवर थॉट what would happen if the sun gets so hot that it burns or grows colder and colder।
तो यहाँ पर क्वेश्चन में है दिया हुआ कि बहुत सारे आइडिया हैं इस बारे में कि दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी। क्या तुम्हें लगता है ऐसा कि ये दुनिया किसी दिन ख़त्म होगी? अगर क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि क्या होगा अगर सूरज बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाए और ये फट जाए, और या फिर ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाए? क्या होगा ऐसा? मतलब क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए और फट जाए, इतना गर्म हो जाए कि फट जाए, बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाए, और या बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए, ठीक है? तो ये हमें अपना आइडिया देना है, तो ज़रूरी नहीं है आप ये जो आंसर है ये पूरा रट करके जाओ, आप अपना आइडिया भी दे सकते हो यहाँ पर, ओके? तो देयर आर डिफरेंटली मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं ऐसे अलग-अलग जिसमें ये बताया जाता है कि किस तरह से वर्ल्ड एंड होगा, ठीक है? वर्ल्ड का एंड होगा। आई डू बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड सम डे। मेरा जहाँ तक मानना है वो ये है कि दुनिया एक दिन ख़त्म तो ज़रूर होगी। ओके? एज़ एनीथिंग दैट हैज़ अ बिगिनिंग विल हैव एन एंड। क्योंकि जिस चीज़ की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, इसका एंड भी होता है। ठीक है? जो चीज़ पैदा हुई है, उसको मरना भी है। ओके? तो ख़त्म तो होना है इस दुनिया को एक दिन, ये बात तो क्लियर है। दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो। ये दुनिया के लिए भी है, मतलब जो चीज़ एक दिन पैदा हुई है, उसको ख़त्म होना है। तो ये दुनिया, पूरी दुनिया जो है ये भी पैदा हुई है, इसको भी बनाया गया है, तो ये भी एक दिन ख़त्म होगी। ये पूरी दुनिया के लिए भी बात बोली गई है। इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बर्स्ट। अगर सूरज इतना गर्म हो जाए, अब यहाँ पर ये यहाँ से हम चल रहे हैं, ठीक है? यहाँ तक तो हमने आंसर दे दिया, अब यहाँ से हम इसका आंसर दे रहे हैं। अगर सूरज बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए कि ये बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पर ये आंसर दिया है कि अगर सूरज बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाए, कि ये ब्लास्ट हो जाए, द होल ऑफ द अर्थ वुड पेरिश इमीडिएटली। तो पूरी दुनिया जो है एकदम से खत्म हो जाएगी, पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, ठीक है? पूरा वर्ल्ड, कुछ भी नहीं बचेगा। एज नो पार्ट ऑफ द अर्थ कैन बियर द हीट ऑफ दैट इंटेंसिटी। क्योंकि इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है, देयर इज नो पार्ट दैट कैन बियर द हीट ऑफ द सन। ठीक है? सूरज की इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी वाली हीट को वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता दुनिया का कोई भी हिस्सा। अगर सूरज बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाए या करीब में आ जाए, तो पूरी दुनिया एकदम से ख़त्म हो जाएगी। और अगर ये कोल्डर हो गया, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया, व्हाट इफ द सन ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर। अगर ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया, सो एवरीथिंग विल कम टू एन एंड। तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी, फिर भी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी, क्यों? एज विदाउट सनलाइट लाइफ विल एंड। क्योंकि बिना सनलाइट के भी लाइफ एंड हो जाएगी, बिना सनलाइट के भी लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कैसे सर्वाइव करेंगे? ओके, सो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज में। फॉर फर्स्ट, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? हियर आर सम आइडियाज। ये क्वेश्चन जो है अलग अलग हम कर चुके हैं पहले, ठीक है? स्टार्टिंग में व्हाट डू फायर सिम्बलाइज एंड आइस सिम्बलाइज, सो वो चीज़ें हम इनकी अलग अलग देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम कंबाइन करके इन दोनों को देखेंगे, ठीक है? फायर किसको सिम्बलाइज करता है, आइस किसको सिम्बलाइज करता है। इन्होंने ये वर्ड्स दिए हैं, इनमें से हमें इकट्ठे करके यहाँ पर सेलेक्ट करके लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फायर। फायर स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर दे रखा है देखो, ग्रीड, अवेयर, अवेराइज, लस्ट, कन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी। आइस स्टैंड्स फॉर क्रूल्टी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इंटेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस एंड हेट्रेड। ठीक है? इसमें से ये चूज करके हमने वर्ड अलग अलग लगाए हैं, ठीक है? फायर के लिए और आइस के लिए। तो सिंपल क्वेश्चन है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लास्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम? ठीक है, राइम स्कीम हम देख चुके हैं पहले। अब इसकी थोड़ी सी और डिटेल देखते हैं कि किस तरह से ये कंट्रास्टिंग जो है ब्रिंग करती है, किस तरह से कंट्रास्टिंग लेकर के आती है। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए बी सी बी सी बी। ये राइम स्कीम है, पहले हमने देखी थी, और किस तरह से ये राइम स्कीम बनाई जाती है वो भी आपको बताया अभी। ओके, दिस राइम स्कीम हेल्प्स इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज ऑफ फायर एंड आइस। ठीक है, फायर और आइस के जो कंट्रास्टिंग आइडियाज हैं उनको ये लेकर के आती है, प्रेजेंटेड इन द पोएम। ठीक है, जो कि पोएम में दिए हुए हैं। पोएम में फायर भी दिया हुआ है और आइस भी दिया हुआ है, तो इनके जो कंट्रास्टिंग आइडियाज हैं उनको ये लेकर के आती है राइम स्कीम। ओके, द पोएट मेंशंस
that both fire and ice are probable ends of this world। ठीक है, पोएट ने यहाँ पर मेंशन किया है कि फायर और आइस जो है वो पूरे वर्ल्ड का एंड है। ठीक है, फायर और आइस की वजह से पूरे वर्ल्ड का एंड हो जाएगा। ही टॉक्स अबाउट हाउ फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर एंड कैन देयरफॉर बी अ कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। उसने ये रिप्रेजेंट किया है कि फायर किस तरह से रिप्रेजेंट करती है डिज़ायर को और किस तरह से पूरी दुनिया को ख़त्म करने का एक रीज़न बन सकती है। Frost also mentions ice in between to symbolize that the coldness and indifference towards one another will be enough to end the world। और उसने ये भी सिम्बलाइज किया है यहाँ पर आइस के साथ में कि कोल्डनेस इंडिफरेंसेस जो है वो किस तरह से पूरे वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हैं। Okay, in the second stanza he says that he knows of enough hate in the world to be sure that even destruction through ice। ठीक है, उसने सेकंड स्टैंजा में क्या बताया? सेकंड स्टैंजा में ये बताया उसने कि वो हेटरेट को भी अच्छी तरह से जानता है कि वो पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, यानी कि आइस काफ़ी है। would be suffice to bring about the end of the world। ठीक है, पर्याप्त है, सफाइस उसने लास्ट में बोला था। ठीक है, पोएम के कि ये आइस जो है वो भी सफिशियंट है। आइस इज ऑल्सो सफिशियंट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। ओके, तो दिस इज द एंड ऑफ द पोएम। ये इस पोएम की एक्सप्लेनेशन हो गई और इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है या आपकी समझ में ना आई हो तो आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने अब तक हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। अगली वीडियो में हम आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर के आएंगे और उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से, इजी तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ आपके सामने रखेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अपने उन सभी फ्रेंड्स को जो भी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, 10th में हैं या 12th में हैं, क्योंकि यहाँ पर 10th और 12th दोनों क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स इस चैनल पर मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।